वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ एआरओ परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो पुराने जो आरओ एआरओ के पेपर हुए हैं या जो पीसीएस के पेपर हुए हैं उनमें जो जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक वाइज, उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी को हमने पूरा कवर कर लिया। पॉलिटी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने लगा लिया। अभी हम शुरू करेंगे आज से, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी जो हम आज से शुरू करेंगे वो होगा साथियों इन्वायरमेंट। ठीक है, आज से जो शुरू करेंगे वो होगा हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे गए हैं उनकी हम आज बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सीधे मैं जो है इनकी बातचीत करूंगा और इनके बारे में आपको आंसर करूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है F.E. क्लेमेंट्स, C.C. पार्क, C.D.V. अगर और J.S. गूल्ड। साथियों इसका बस आपको सीधे आंसर बस देखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है F.E. क्लेमेंट्स। याद रखना, प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत F.E. क्लेमेंट्स का है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर। एक तरफ सूची फर्स्ट है और एक तरफ है सूची सेकंड। आपको पहली सूची से दूसरी सूची का मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ अधिनियम दिए हुए हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ इनका वर्ष दिया हुआ है। देखो जरा, सही मिलान इनका आप लोगों को करना है। देखो भाई, सही मिलान अगर आप इनका करोगे तो देखो, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में ही आया है, बिल्कुल सही मिला हुआ है, कोई डाउट नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ही आया है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया है, बिल्कुल सही है। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया है, ये भी सही है। यानी ये सभी जो है सही मिले हुए हैं। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यही इसका सही मिलान हो जाएगा साथियों, बिना किसी दिक्कत के। तो जब हम कूट में इसका जवाब देखेंगे तो क्या आएगा? कूट में इसका जवाब आ जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है नदी का जल प्रदूषण किसमें मापा जाता है? किसी नदी का अगर हम पानी देखेंगे तो उस पानी में कितना प्रदूषण की मात्रा है, ये हम किस में चेक करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जल में घुली हुई क्लोरीन की मात्रा से, ऑप्शन बी है जल में घुली हुई ओजोन की मात्रा से, ऑप्शन सी है जल में घुली हुई नाइट्रोजन की मात्रा से और ऑप्शन डी है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। तो नदी का जल प्रदूषण जो है हमें यहाँ पर बताना है कि कैसे मापा जाएगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको। देखिए, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। देखिए, पानी में 2 चीज़ें होती हैं, पहला होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और दूसरा होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये होती है जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा। ये क्या है? जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो पानी में घुली हुई है। ठीक है, और ये होती है जीवों द्वारा ऑक्सीजन की मांग, कि लोगों को, जो वहाँ लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, अगर किसी भी परिस्थिति में या किसी भी जगह पर, ठीक है, अगर किसी भी परिस्थिति में मान लीजिए ये स्थिति ये बनती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जगह प्रदूषित नहीं है। यानी अगर घुली हुई मात्रा ऑक्सीजन की ज़्यादा है और ऑक्सीजन की डिमांड कम है तो वो जगह प्रदूषित नहीं है। लेकिन अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाए, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाए और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाए, मतलब ऑक्सीजन लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है
लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो होगा क्या, होगा ये कि जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है तो जीव जंतु मरना शुरू हो जाएंगे। और मरेंगे कहाँ, पानी से बाहर जाकर के आत्महत्या थोड़ी करेगी मछली, पानी में ही मरेगी और पानी में मर के फिर से पानी को ही प्रदूषित करने का काम कर रही होगी। तो किसी भी जल के अगर प्रदूषण का हमें पता लगाना है तो हम पता लगाते हैं उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और BOD कितना है। इससे जो है हमें प्रॉपर पता चल जाएगा कि पानी प्रदूषित है या नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये हुआ इसका ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर जो है आपको बताना है घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा परितंत्र क्रम सही है। घटते उत्पादकता के क्रम में, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ होगी, फिर उससे कम कहाँ होगी और सबसे कम कहाँ होगी। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप देख ही सकते हो। देखो भाई, सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव। बी ऑप्शन है मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान, झील। ऑप्शन सी है मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। और ऑप्शन डी है सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखना, मैंग्रोव में सर्वाधिक उत्पादकता होती है। सर्वाधिक उत्पादकता किसमें होगी, मैंग्रोव में। ठीक, और सबसे कम उत्पादकता किसमें होगी साथियों, सबसे कम उत्पादकता होगी साथियों सागर में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। ठीक है, धूपगढ़, तो देखिए धूपगढ़ जो है इनमें से ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़ और माधव। देखते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब है इसका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कान्हा जो है ये भी MP में ही है। बांधवगढ़ भी जो है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग इनके मुझे देख के बताना कि इनके जो है कौन कौन से हैं। ठीक है, याद रखें, जहाँ तक मेरी जानकारी है ये भी शायद MP में ही है। आप लोग एक बार मुझे कंफर्म करके बताइएगा। ठीक, चलिए, ये सारे के सारे MP में ही है। आगे देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। अब देखो ये 2019 के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, अब जो है, अब तो जो है 2023 की रिपोर्ट भी जो है कुछ समय में आई जाएगी। ठीक, तो ये उसके हिसाब से है जब पेपर हुआ था। अब आपको जो है जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट होगी उसके अनुसार देखना होगा। ये सवाल उसके हिसाब से है, तो पुराना है तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये अब रिपीट नहीं होगा। ये देखेंगे जरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सिंधु गंगा मैदान। इस सवाल को समझने से पहले आप ये समझिए कि हॉटस्पॉट क्या होते हैं। इन्हें कहते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट, यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन्हें कहा जाता है। ये क्या होते हैं, देखिए हॉटस्पॉट जो होते हैं ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बड़ी मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार की जो है प्रजातियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं। ऐसी जगह को हम कहते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट, यानी बहुत सारे तरीके के जीव जंतु, बहुत सारे तरीके के पेड़ पौधे, बहुत सारे तरीके के जंगली जानवर एक साथ जहाँ रहें, यानी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, ऐसी जगह को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। और भारत में हॉटस्पॉट की बात करें तो भारत में जो सबसे पहले नंबर पर हॉटस्पॉट है वो है वेस्टर्न घाट, ध्यान रखना, पश्चिमी घाट इसे कहते हैं। इसके अलावा जो ईस्टर्न हिमालय है हमारा, पूर्वी हिमालय, ये भी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसके अलावा इंडिया में आपको एक चीज़ और मिलेगी, वो है सुंडालैंड, ये भी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इंडिया में ही, ये पानी के भीतर है। बाकी वेस्टर्न घाट तो हम जान ही रहे हैं, पूर्वी हिमालय भी हम लोग जान रहे हैं। तो ये है इंडिया में हॉटस्पॉट, याद रखना। इसके सवाल के हिसाब से सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे याद रखने वाली चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सही जवाब क्या होगा इसका साथियों, इसका सही जवाब होगा 1797, 1797 में प्रयागराज के किले पर, जिसको अकबर ने बनवाया था, उस पर अधिकार हो गया किसका, उस पर अधिकार हो गया साथियों अंग्रेजों का। ठीक है, सीधे सीधे याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें।
ये सवाल देखो काफ़ी बढ़िया है, यूपी का एक बहुत ही शानदार यूपी स्पेशल का सवाल है। मुझे पता नहीं यहाँ पर इसको क्यों रखा गया है, लेकिन चलिए बढ़िया सवाल है, इसको हम देखेंगे। सवाल है, जा दिन जन्म भयो डैश डैश का धरती धसी अढ़ाई हाथ। ये जो लोकोक्ति है ये किसके संदर्भ में है ये पूछ रहा है। तो ये जो पूरी लाइन है ये इसको मैं पूरा करता हूँ। जा दिन जन्म भयो आला को धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये आला के लिए है। आला उदल जो खंड है ये बुंदेलखंड के रीजन में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। आला उदल के बारे में कहा जाता था कि बहुत बड़े वीर योद्धा थे और इनको लेकर के बहुत सारी कथाएं जो है कही गई हैं, है ना। तो इसी को लेकर के इनके ऊपर जो है ये लाइनें लिखी गई हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आला। ठीक है, आला के संदर्भ में ये भी कहा जाता था कि आला उदल बड़े लड़ैया जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए तीसरो खौफ खाए मर जाए। यानी इतने बड़े लड़ैया हैं ये कि एक को मारने जाते हैं तो जिसको मारने जाते हैं वो तो मरता ही है, साथ में एक और मर जाता है, और तीसरा जिसने ये सब सुना कि कैसे मार लगाई आला उदल ने, वो ये सुन के मर जाता है, भय से मर जाता है। तो इतने इतने बड़े जो है लड़ैया हैं आला उदल, तो ये जो है इनके बारे में कहा जाता है। तो भैया इसका सही जवाब यही होगा। अच्छा सवाल था, ठीक है, यूपी स्पेशल में आपसे पूछ सकता है। आगे देखो, आगे है, इनमें से कौन सी रिवर यूपी से प्रभावित नहीं होती है, यानी यहाँ यूपी से होकर के नहीं जाती है, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक और शारदा। तो गंडक नदी यूपी से प्रभावित नहीं होती है, ये बिहार में जाती है, ध्यान रखना। और निकलती कहाँ से है, नेपाल से। नेपाल से निकलती है और बिहार में जाती है। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर एक तरफ है सूची 1, एक तरफ है सूची 2, और इसमें जो है ये दिए हुए हैं कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है और एक तरफ दिए हुए हैं वर्ष, किस वर्ष में कौन सा अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का। ठीक है, वैसे तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट यहां पर भी अब आ गया है तो चलिए देख ही लेते हैं फिर। देखो, मेरठ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है ये हुआ है 1946 में। कानपुर में अधिवेशन हुआ है 1925 में, जिसकी अध्यक्ष रहे सरोजनी नायडू, ये भी ध्यान रखना। ठीक, लखनऊ अधिवेशन हुआ है साथियों 1916 में। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल मिलकर के एक हो गए, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और बनारस अधिवेशन हुआ है 1905 में, काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसका हो जाएगा ए का चौथा, बी का ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा शोर हो रहा है, मैनेज करेंगे थोड़ा सा। देखिए इसमें ये पूछ रहा है, एक तरफ दिए हुए हैं मेले और एक तरफ दिया हुआ है साथियों कहाँ हुआ है ये मेला, इसके बारे में। ठीक है, देखो भाई, जल विहार का मेला हुआ है, मेला होता है बुंदेलखंड में, सही है। बटेश्वर का मेला लगता है पश्चिमांचल, बेसिकली आगरा में लगता है बटेश्वर। शुक्रताल का मेला लगता है मुजफ्फरनगर में, ध्यान रखना। और फिर है बलदेव छठ का मेला। बलदेव छठ का मेला साथियों पूर्वांचल में नहीं लगता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये मेला जो है बलदेव छठ का, ये कहाँ लगता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यह पूछा गया है। कौन सा ऐसा जनपद है जो नेपाल के साथ बाउंड्री नहीं बनाता? चलिए देखते हैं इसको। देखो, बलरामपुर बनाता है, श्रावस्ती भी बनाता है और लखीमपुर खीरी भी बनाता है नेपाल के साथ। ठीक है, लेकिन कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं
करता। ठीक, कौन कौन से करते हैं जरा मैं मैप से इसको आपको बताने का प्रयास करता हूं। चलिए, ठीक है। मैं मैप से इसको निकाल लेता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां पर मैं आपको ये सारा बता दूंगा कि कौन सा क्षेत्र जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सारी इंफॉर्मेशन इसी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखो, अब सीधे सीधे नेपाल की तरफ चलते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन से बाउंड्री शेयर यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको इंडिकेट कर दूंगा। देखो, सबसे पहले नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है पीलीभीत, ये रहा पीलीभीत, ये नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद लखीमपुर खीरी कर रहा है, उसके बाद कर रहा है बहराइच। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद कर रहा है श्रावस्ती। ठीक, श्रावस्ती। इसके अलावा कर रहा है बलरामपुर, ये भी नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, ध्यान रखना। सिद्धार्थ नगर भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और इसके अलावा महाराजगंज, यहाँ लिख देता हूँ। ये सारे के सारे जो है सीमा साझा करते हैं साथियों नेपाल के साथ। ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब यहाँ पर कह रहा है कुशीनगर करता है कि नहीं, तो देखो कुशीनगर शायद आपको दिखेगा नहीं, बट ये रहा। तो कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा कहाँ कर रहा है? कुशीनगर तो बिहार के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए वापस लौटते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हुआ हमारा। थोड़े से सवाल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल होते हैं? ऑप्शन ए है नौचंदी का मेला, ऑप्शन बी बाबरो बाबा का मेला, ऑप्शन सी फूलडोल का मेला, ऑप्शन डी बटेश्वर का मेला। अब इसका जो सही जवाब होगा वो देखते हैं जरा कि कौन सा मेला जो है फेमस है यहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों के लिए। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है नौचंदी का मेला, जो कि कहाँ लगता है? सरधना, मेरठ में लगता है। मेरठ में लगता है, बेसिकली ध्यान रखना, मेरठ में लगता है ऐतिहासिक नौचंदी का मेला, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही सम्मिलित होते हैं बड़े पैमाने पे। और काफ़ी फेमस है ये मेला अपने आप में, काफ़ी बढ़िया मेला है। कभी आपको अवसर मिले यहाँ जाने का तो इसको देख करके आइएगा। ठीक है, चलिए ये और देख लीजिए, अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत क्या है? कार्यबल, ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 18%, 23.7%, 30% या 31.2%। देखिए, इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दूं। हाँ, लगभग हम कह सकते हैं कि इसका जो सही जवाब है वो है 23.7%। ये लगभग में है। दूसरा, इस कार्यबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्यशील आबादी जो काम कर सकती है, जो कि होती है 18 से 50 वर्ष के लोग। तो 18 से 50 वर्ष के जो लोग हैं वो यहाँ पर काम करेंगे, उन्हीं का ये जो है यहाँ पर हमने मेंशन किया है। तो ये आबादी करीब 23.7% तक है। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।